नमस्कार सर, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स सीजीपीएससी पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे जून महीने पर बेस्ड छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पर्यावरण चैंपियन अवार्ड, पर्यावरण चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड प्रदान किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय सम्मान यह एक है, आप मान सकते हैं। भारत सरकार द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। और यदि टेक्निकली देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा जो जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन भारतीय वन्यजीव संस्थान, जिसे बोला जाता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान, और जो हमारा नमामि गंगे परियोजना है, नमामि गंगे परियोजना, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से यह अवार्ड जो है हर वर्ष सम्मान के रूप में प्रदान किया जाता है। 3 कैटेगरीज में यह सम्मान दिया जाता है। तो 3 कैटेगरीज कौन कौन से हैं? एक तो हो जाते हैं आपके स्कूल, दूसरे हो जाते हैं कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज, और तीसरे जो हो जाते हैं वह गंगा प्रहरी के रूप में। तीसरा कैटेगरी है गंगा प्रहरी। गंगा प्रहरी कौन? ये एक इंडिविजुअल लेवल पर दिया जाता है। वॉलंटियर्स आप बोल सकते हैं, ऐसे वॉलंटियर्स जो नदी स्वच्छता या फिर आप बोल सकते हैं जलीय जीव रक्षा के लिए या उनके संरक्षण संवर्धन के लिए जिन्होंने काम किया है, उनके लिए उनको सम्मानित किया जाता है पर्यावरण चैंपियन अवार्ड से गंगा प्रहरी के रूप में। तो यह 3 कैटेगरीज हैं, स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज और गंगा प्रहरी। तो इस साल क्या, वैसे देखा जाए तो हर साल जो अवार्ड है वह 5 जून को प्रदान किया जाता है। 5 जून ये क्या है, पर्यावरण दिवस होता है। तो इस दिन यह पर्यावरण चैंपियन अवार्ड जो है प्रदान किया जाता है इन 3 कैटेगरीज में। स्कूल शिक्षा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से यदि देखा जाए तो वैसे तो राष्ट्रीय लेवल पर कई स्कूलों को सेलेक्ट किया जाता है। उनमें से इस साल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से एक स्कूल सेलेक्ट किया गया, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेमरा, यानी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सेमरा विकासखंड में यह जो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, उसको पर्यावरण चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जल संरक्षण प्रबंधन गतिविधि और साथ में पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक करने में अपनी विशेष भूमिका निभाई है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। वहीं उच्च शिक्षा यानी कॉलेज के क्षेत्र में देखा जाए, कॉलेज के क्षेत्र में नारायणपुर का एक महाविद्यालय है लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय, लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय, इनको सम्मानित किया गया पर्यावरण चैंपियन अवार्ड से। इन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा और साथ में व्यापक वृक्षारोपण अभियान में अपनी विशेष भूमिका निभाई है, इसके लिए इनको पर्यावरण चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह कॉलेज का आप जरूर नाम याद रखिएगा, लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय। यह लगातार जो है चर्चा में बना रहता है। पिछले साल भी इनको अवार्ड मिला था, शायद एनसीसी या एनएसएस का कोई अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया था। लगातार इन्हें कुछ ना कुछ अवार्ड मिलते ही रहता है, इस प्रकार की इनोवेटिव वर्क्स में ये लगे ही रहते हैं। तो आपको इसमें याद रखना, पर्यावरण चैंपियन अवार्ड इस साल छत्तीसगढ़ से 2 ऑर्गेनाइजेशन या 2 संस्थाओं को चयनित किया गया। स्कूल शिक्षा क्षेत्र में सेजस सेमरा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के, और साथ में उच्च शिक्षा क्षेत्र में लिंगो मुदलियार कृषि महाविद्यालय। इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। फिर देखते हैं पुरस्कार एवं नियुक्तियां। पुरस्कार के रूप में यदि हम देखते हैं पहले शौर्य चक्र। शौर्य चक्र जो है यह मुख्यतः जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, आर्म्ड डिस्टरबेंस, यानी जैसे नक्सलवादी हो गए या उग्रवादी, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह में देखते हैं उल्फा वगैरह जो पहले थे, अब तो हालांकि उतने सक्रिय नहीं रहे, पर इनके विरुद्ध जो भी ऑपरेशन चलाए जाते हैं उनमें जिन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया होता है उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। 3 वैसे होते हैं आपके, अशोक चक्र, एक होता है आपका शौर्य चक्र और एक और होता है कीर्ति चक्र। तो इस प्रकार से ये इंटरनल डिस्टरबेंस जो है या फिर जो आतंकवादी विरोधी गतिविधियां हैं उनमें जिन्होंने बहादुरी दिखाई होती है विशेष, उनको सम्मानित किया जाता है इनके द्वारा। तो यह शौर्य चक्र से सम्मानित छत्तीसगढ़ में पदस्थ 3 हमारे वीर जवान थे। एक तो श्री लक्ष्मण केवट, फिर रामेश्वर प्रसाद देशमुख और श्री भोजराम साहू। इन तीनों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, नक्सल विरोधी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया था। फिर हम देखते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, यह पुरस्कार 2025 के लिए दिया गया है, 2025 के लिए वर्ष 2026 में दिया जा रहा है। तो यह संगीत नाटक अकादमी अवार्ड वैसे दिया किसे जाता है, तो यह मुख्यतः आर्ट क्षेत्र में दिया जाता है, आर्ट क्षेत्र में दिया जाता है। आर्ट क्षेत्र के अंतर्गत भी यदि आप देखें तो एक हो जाता है आपका संगीत, फिर हो जाता है नृत्य के क्षेत्र में, फिर रंगमंच यानी थिएटर के क्षेत्र में, और यदि देखा जाए तो फोक जो क्षेत्र होता है हमारा, फोक कल्चर के क्षेत्र में, जनजाति संस्कृति, लोक संस्कृति, इन क्षेत्रों में मुख्यतः संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस साल जो है छत्तीसगढ़ से सेलेक्ट किया गया है अनूप रंजन पांडे जी को। वैसे तो आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 108 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस 108 में से एक जो हमारे हैं छत्तीसगढ़ के भी हैं विभूति, जिनका नाम है श्री अनूप रंजन पांडे। ये अनूप रंजन पांडे
बस्तर से बिलोंग करते हैं। बस्तर बैंड की इन्होंने स्थापना में विशेष भूमिका निभाई है। इन्हें 2019 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यह कोई नया नाम नहीं है, बहुत पुराने समय से यह इस क्षेत्र में सक्रिय है। इसके लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड, जिसे बोला जाता है अकादमी रत्न अवार्ड, भी इससे सम्मानित किया गया पंडित रामलाल बरेठ जी को। इनका नाम जरूर आपने सुना होगा। अभी 2 वर्ष पहले ही यानी 2024 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2024 में ये पद्मश्री से सम्मानित है। साथ में ही यह जो रायगढ़ घराना है कथक का, कथक नृत्य का रायगढ़ घराना है, उससे ये संबंधित रखते हैं। जैसे आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते होंगे या सीजी कल्चर आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा पंडित कार्तिक राम जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे, ये उन्हीं के पुत्र हैं। और राजा चक्रधर के समय में भी ये सक्रिय थे। ये आज जो है लगभग 90 वर्ष के हैं। ये बिल्कुल युवा नहीं है, 90 वर्ष की इनकी उम्र है। बहुत लंबा इनको अनुभव रहा है कथक के क्षेत्र में। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में एक तरीके से आप बोल सकते हैं इनको सम्मानित किया गया संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड से। यह जो अवार्ड है संगीत नाटक अकादमी का सबसे बड़ा अवार्ड है। एक बार में आप कह सकते हैं जैसे प्रदान किया जाता है तो एक बार में 40 लोगों को ही यह सम्मान से सम्मानित किया जाता है। जैसे फेलोशिप क्या है, यहाँ पर सम्मानित किया गया 40 लोगों को एक बार में सम्मानित किया जा सकता है। जैसे 2023 में सम्मानित किया गया किसी को, 2024 में सम्मानित किया गया, 25 में सम्मानित किया गया, ऐसे करके कुल 40 लोग हो गए। और यदि वे जीवित हैं तो उसके बाद अन्य किसी को सम्मानित नहीं किया जाएगा जब तक यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं बनता है। यदि किसी की डेथ हो गई, कोई दिवंगत हो गए, तब वहां पर स्थान खाली होता है, तब फिर यह अवार्ड फिर से किसी को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से यह अवार्ड चलता है। तो अभी इस वर्ष जो है 7 लोगों को इस संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक है छत्तीसगढ़ के पंडित रामलाल बरेठ भी। यह दोनों नाम आप याद रखेंगे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की जहां बात आएगी वहां पर अनूप रंजन पांडे जी हैं, और वहीं संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप की यदि बात आएगी तब पंडित रामलाल बरेठ जी का नाम सामने आएगा। फिर एक देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। यह भी संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। अभिनय के क्षेत्र में यह दिया जाता है जो मुख्यतः युवा हैं, जो उभरते हुए युवा कलाकार हैं देश के, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जो कि युवा मतलब 40 वर्ष से जिनकी कम उम्र है उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की 2 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। एक है श्री घनश्याम साहू और एक है आनंद कुमार पांडे। इनको दिया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए। नेशनल लेवल पर देखें तो नेशनल लेवल पर लगभग 106 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर हम देखते हैं नियुक्तियां। आईपीएस सुंदरराज पी, इन्हें एनआईए यानी जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनमें उस एजेंसी में इन्हें इंस्पेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं श्री संजय अग्रवाल जी जो हैं, इन्हें छत्तीसगढ़ योग आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपको पुरस्कार नियुक्तियां ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना है। शौर्य चक्र में 3 विभूतियां हैं, लक्ष्मण केवट, रामेश्वर प्रसाद देशमुख और श्री भोजराम साहू। वहीं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यदि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात हुई तब अनूप रंजन पांडे जी। वहीं संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न अवार्ड की बात हुई तो पंडित रामलाल बरेठ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की यदि बात करें हम अभिनय क्षेत्र में तो घनश्याम साहू और आनंद कुमार पांडे। वहीं छत्तीसगढ़ योग आयोग के नए अध्यक्ष जो है संजय अग्रवाल जी हैं। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी में छत्तीसगढ़ की तरफ से यानी छत्तीसगढ़ में जो पदस्थ है अधिकारी आईपीएस सुंदरराज पी, इन्हें इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल, जिसे शॉर्ट में बोला जा रहा है एफएसएस। यह एफएसएस क्या है, एफएफएस क्या है? यह भारत सरकार द्वारा उर्वरक खाद वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल प्रणाली यानी मोबाइल ऐप है। एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है इस नाम से फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल, जिसे बोला जा रहा है एफएफएस। यह क्या है? एक प्रकार का ऐप है। इसमें किसान जो है घर बैठे अपने लिए या अपनी फसल के लिए यूरिया बुक कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर जाएंगे, लंबी कतारें लगी हुई है, उस पर कतार लग करके फिर आपको यहाँ से परचेस करना होता था। अब क्या है, ये ऐप के जरिए आप बुक कर सकते हैं। आपको एक डेट दे दी जाएगी, उस डेट पर जाकर के आप वहां से परचेस कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वगैरह से। यह ऐप बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। अब बनाया क्यों गया है? क्योंकि यदि आप पुराने समय में देखा जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में क्या होता है, कोई भी फर्जी कागजात लेकर के बहुत सारे खाद वहां से लेकर के चल दिए, फिर वहां पर उसकी कालाबाजारी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। साथ में और क्या हो रहा है, सब्सिडी का नुकसान हो रहा है। चूंकि भारत सरकार जो है यूरिया है, डीएपी है, इस प्रकार के खादों में क्या होती है, बहुत सारी सब्सिडीज देती है, और यह यदि गलत आदमी तक पहुंच रहा है तो सब्सिडी का नुकसान हो रहा है पहला। दूसरा, कालाबाजारी हो रही है, और जो जरूरतमंद वाकई में किसान है उन तक ये नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के इसके नुकसान होते थे। इसलिए मोबाइल ऐप अब विकसित कर दिया गया है। किसान घर बैठे अपने
जो भी है यूरिया वगैरह बुक कर सकते हैं क्वांटिटी के अनुसार। और साथ में होगा क्या, इससे फायदा एक ये भी होगा कि इस ऐप को और कई अदर ऐप से, जैसे आपके जमीन वाले जो ऐप होते हैं, खसरा वगैरह के जो ऐप होते हैं, उनके द्वारा, जमीन हो गए, रकबा ऐप हो गए, इसके द्वारा इसको लिंक किया जा सकता है, या किसान क्रेडिट कार्ड, इन सब के द्वारा यहाँ पर लिंक किया जा सकता है। इससे होगा क्या कि किसान के जमीन के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, उनके अकाउंट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, आधार सत्यापन भी हो जाएगा। इससे यह पता चल जाएगा कि यह वाकई में एक किसान है जिसे यूरिया की आवश्यकता है। तो फर्जी खरीद बिक्री पर रोक लगेगी, काला बाजारी पर रोक लगेगी, और सब्सिडी का जो हमारा नुकसान हो रहा था वह भी बचेगा। इसलिए यह एक ऐप लाया गया है, नाम है इसका फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल। शुरुआत में यह 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था, परंतु अब जो है 56 जिलों में, देश के 22 राज्य के 56 जिलों में यह संचालित हो रहा है। और छत्तीसगढ़ से पायलट जिले के रूप में चयनित किया गया था जिला बीजापुर को, या आप याद रखेंगे बीजापुर को पायलट जिले के रूप में चयनित किया गया था। इससे लाभ क्या होगा, अभी हमने चर्चा की थी, सही समय पर उर्वरक की उपलब्धता जानकारी, चूंकि यह ऐप है तो रियल टाइम पर हमको पता चलते जाएगा कि खाद की कितनी मात्रा अभी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में है। सरकार भी क्या है, एक साल जैसे हो गए निकल गए तो उस जिले का डेटा सरकार के पास आ जाएगा, सरकार अगले साल के लिए प्लानिंग कर सकेगी कि कितने खाद की जरूरत इसको इस वर्ष हमें पड़ सकती है, उसकी भी फायदा होगा। समय की बचत होगी, लाइन वगैरह नहीं लगने पड़ेंगे। आधार से सुरक्षित और सरल सत्यापन, यह हमने चर्चा कर लिया। किसान द्वारा घर बैठे यूरिया, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको बोला जाता है, इन सब की एडवांस बुकिंग की जा सकेगी। तो यह पूरी तरीके से किसान के लिए लाभप्रद है। देखते हैं कृषक उन्नति योजना का नवीन स्वरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। 9 जून 2026 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, धान पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना और साथ में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। कृषक उन्नति योजना आप जानते होंगे, इसके तहत जो है सरकार धान खरीदी के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल जो है वह किसानों को प्रदान कर रही है। तब 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान क्या है, छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा। अब सरकार यह चाहती है कि धान की जो फसल है वह लगातार किसान न ले, अपने खेतों में क्या है फसल विविधीकरण रखे, ताकि भूमि की उपजाऊ क्षमता, उर्वर क्षमता भी बनी रहे। इसके लिए कृषक उन्नति योजना का नवीन स्वरूप लॉन्च किया गया है। इसमें हो क्या रहा है, यह देखिए, जो किसान धान के बदले अन्य फसल लेता है उसे प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी प्रति एकड़ 15,000 रुपए। यानी यदि वर्ष 2025 में किसी किसान ने धान की फसल ली थी अपने जमीन पर, धान की इसने फसल ली, अपने आप को पंजीकृत किया और साथ में धान को बेचा। अब इस वर्ष यानी 2026 में वह धान के अलावा अन्य कोई फसल लेता है, जैसे दलहन तिलहन की कई फसल हो सकती है, उड़द हो गई, मूंग हो गई, या फिर तिलहन की कोई फसल हो गई जैसे सोयाबीन, मूंगफली, इस प्रकार के कोई फसल लेता है, या कोई मोटे अनाज लगाता है जैसे मिलेट्स हो गए, कोदो, कुटकी, रागी, तो उन्हें 15,000 रुपए पर एकड़ की राशि सब्सिडी के रूप में या फिर आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इसका कहने का मतलब यह है। तो धान के बदले अन्य फसल लेने पर प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ 15,000 रुपए प्रदान की जाएगी। यह ध्यान रखना है, पिछले वर्ष जिन्होंने धान की फसल ली थी, अपने आप को जिन्होंने पंजीकृत किया था और जिन्होंने एमएसपी रेट पर बेचा, उनके लिए यह योजना है, उनको यह आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जाएगी। साथ में और क्या होगा, जो वैकल्पिक फसलें हैं, जैसे दलहन, तिलहन, मक्का, मिलेट्स, ये कोई किसान लेता है तो उन्हें प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए दी जाएगी। यानी जो लंबे समय से ऐसी वैकल्पिक फसलें ले रहा है, दलहन, तिलहन, उड़द, मूंग, अरहर या फिर मूंगफली, सोयाबीन, जो लंबे समय से अपने जमीन पर लेता आ रहा है, उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। यह इसका मतलब है। वैकल्पिक फसलों में क्या है, दलहन में आप देख लो अरहर, उड़द, मूंग है। फिर यदि हम देखा जाए तिलहन में सोयाबीन, मूंगफली, तिल है। मोटे अनाज में देखा जाए तो कोदो, कुटकी, रागी है, और मक्का, कपास या कैश क्रॉप्स वगैरह में आ जाते हैं। इस प्रकार से यह योजना का स्वरूप रखा गया है। धान कॉमन ग्रेड प्रति क्विंटल 3100 वाली सहायता राशि, यहाँ पर यह तो आपको जानकारी होगी, 15,351 रुपए आर्थिक सहायता। इसका कहने का मतलब यह है कि 3100 रुपए जो हमारे प्रति क्विंटल सरकार सहायता प्रदान करती है। उन्होंने खरीद सीमा 21 क्विंटल पर एकड़ की रखी है, और वहीं पर एमएसपी रेट देखा जाए केंद्र सरकार की तरफ से तो 2369 रुपए है। बचते हैं लगभग 731 रुपए, बचते हैं टोटल 731 रुपए। इसमें यदि आप 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो पर एकड़ 15,351 रुपए, जो कि सरकार बोनस के रूप में भुगतान करती है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो भुगतान के रूप में, बोनस भुगतान के रूप में सरकार जो है 15,351 रुपए सहायता राशि किसानों को प्रदान कर रही है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। वहीं धान ग्रेड ए 20 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस होता है, तो यहाँ हमने 731 किया, तो यदि आप 711 गुणा 21 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 14,931 रुपए। तो धान ग्रेड ए उच्च गुणवत्ता वाले धान के लिए इनपुट सब्सिडी जो दी जा रही है 14,931 रुपए प्रति क्विंटल दी जा रही है, 14,931 रुपए प्रति एकड़ दी जा रही है।
इतनी चीज आपको याद रखनी है। यह राशि आपको खास करके ध्यान रखनी है क्योंकि इसे बढ़ाया गया है। यदि पहले आप देखें तो 11,000 रुपए की यह राशि दी जाती थी, 11,000 से बढ़ाकर इसे 15,000 किया गया। तो धान के बदले अन्य फसल लेने पर प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ हो गई है 15,000 रुपए। वैकल्पिक फसलें जो ले रहे हैं उनके लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि रखी गई है। धान कॉमन ग्रेड के लिए प्रति एकड़ सहायता राशि दी जा रही है 15,351 रुपए। वहीं उच्च गुणवत्ता वाले धान के लिए निर्धारित इनपुट सब्सिडी रखी गई है 14,931 रुपए। ये प्रति एकड़ है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं ज्ञान भारतम मिशन की बात यहाँ पर हो रही है। ज्ञान भारतम मिशन क्या है? केंद्र सरकार की अपनी एक योजना है जिसके तहत हमारी जो भी ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं उनको लुप्त होने से बचाना है। बहुत लंबे समय से है, आप समझिए कि 1500, 1800, 2,000 साल पुरानी यदि कोई हमारे पास पांडुलिपि है उसको संरक्षित करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो वैसे पांडुलिपि जो कि किसी के पास है, मंदिर में है, मठों में है, किन्होंने अपने घर में रखा हुआ है, जैसे पुराने जो वंशज है राजाओं के उनके पास हो सकते हैं, उनके पास इस प्रकार की जो भी पांडुलिपियां हैं उनको संरक्षित करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। संरक्षित कैसे करेगी? केमिकल कोटिंग वगैरह लगा करके या फिर उनका डिजिटलाइजेशन करके, इस प्रकार से उनको संरक्षित संग्रहित करने का काम सरकार कर रही है, जिसे बोला जा रहा है ज्ञान भारतम मिशन। तो यह छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी इसका संचालन किया गया 15 मार्च से 15 जून यानी 3 महीने तक इसको संचालित किया गया। पांडुलिपियां खोजी गई छत्तीसगढ़ में, उनको उनका दस्तावेजीकरण किया गया और इन 3 महीनों में कुल 11,808 पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में किया गया है। जिलों का प्रदर्शन यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा पांडुलिपि महासमुंद से प्राप्त हुई 3,498 पांडुलिपियां, रायपुर से 1770 पांडुलिपियां प्राप्त हुई, बस्तर से 1610 और फिर रायगढ़ में 1553 पांडुलिपियां प्राप्त हुई। तो आप डिफरेंस देखिए, महासमुंद रायपुर में कितना ज्यादा अंतर है। महासमुंद में सिरपुर आता है, आप जानते होंगे, आरंग आता है, सब ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, बहुत सारी पांडुलिपियां यहाँ से मिली हैं। तो आप डिफरेंस इसीलिए यहाँ पर समझ सकते हैं। महासमुंद में सबसे ज्यादा पांडुलिपियां हमें प्राप्त हुई। इसके अलावा आप देखेंगे कोरबा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, राजनांदगांव, मुंगेली, कोरिया, इन सभी जिलों से भी बहुत सारे दुर्लभ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और इनका संरक्षण करने का काम किया जा रहा है। पांडुलिपि यदि आप समझते होंगे, पांडुलिपि क्या होते हैं? पांडुलिपि पुराने समय पर क्या है, प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं, कागज भी नहीं थे, कागज भी बहुत बाद में आए हैं। तो ये क्या करते थे, जो हमारे पेड़ के पत्ते होते हैं जो बहुत लंबे समय तक टिकते हैं, जैसे आपने देखा होगा ताड़ का पेड़, ताड़ पत्र जिसे बोला जाता है, ताड़ पत्र पर लिख लेते थे, या फिर भोजपत्र बोला जाता है, भोजपत्र एक आता है, उस पर लिख लेते थे। कुछ नहीं मिला तो सूती का कपड़ा है उसी पर वो लिख लेते थे, या फिर किसी जानवर के चमड़े पर, या फिर कॉपर प्लेट। ये कॉपर प्लेट तो सभी को अवेलेबल नहीं था, राजवंशों द्वारा ही मुख्यतः उस पर अंकित किया जाता था। तो ऐसे ताम्रपत्र, तो इस प्रकार के जो भी पांडुलिपियां हैं उनका यह दस्तावेजीकरण करने का काम इसके द्वारा हो रहा है। मल्हार में भी कई ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं, कॉपर प्लेट्स 1400-1500 वर्ष पुरानी। इनकी 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं जो कि बालार्जुन के शासनकाल की मानी जा रही है, यानी आपकी 600 ईस्वी के आसपास की यहाँ पर बात हो रही है, 600 ईस्वी के बाद आसपास। पांडुवंशी हमारे महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल की भी दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। इनका भी दस्तावेजीकरण किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन इनका होगा, और जिनका डिजिटलाइजेशन अभी नहीं हो सकता है उनको केमिकल कोटिंग करके फिर संग्रहित किया जाएगा म्यूजियम्स वगैरह में या फिर सरकार द्वारा। सुघर छत्तीसगढ़ अभियान के बारे में देखते हैं। जून 2026 में इसकी घोषणा की गई है। अभियान का दायरा, इसमें कुल 23 जिले शामिल हैं। 23 जिले ही क्यों शामिल है जबकि छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि नियद नेल्लानार जो हमारी योजना चल रही है, नियद नेल्लानार की यदि हम बात करें तो वह कितने जिलों में चल रही है? नियद नेल्लानार छत्तीसगढ़ के वर्तमान में 10 जिलों में चल रही है। तो यह क्या है, मुख्यतः नक्सली जिलों के लिए है, नक्सल प्रभावित जिलों के लिए। अब जो योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, यानी जो प्रावधान नियत नेल्लानार के अंतर्गत इन 10 जिलों में लागू किया जा रहा है, वही सेम प्रावधान जो कि गैर नक्सली जिले बचे हुए 23 हैं उनमें लागू किया जाएगा। उसको नया नाम दे दिया गया है सुघर छत्तीसगढ़ अभियान। यानी जो नक्सल प्रभावित जिले हैं उसमें नियत नेल्लानार सेम शेप में, सेम रूप में चलेगा, बिल्कुल वैसे ही रूप में जो बाकी 23 जिले हैं उनमें चलेगा सुघर छत्तीसगढ़ अभियान। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। नियत नेल्लानार के अंतर्गत भी पहले 4 जिले शामिल थे, 4 से बढ़कर 7 हुए और अब बढ़ करके 10 हो गए हैं। तो ये 10 जिले भी कौन कौन से हैं? 7 तो हमारे वही हो जाते हैं, 7 तो हमारे बस्तर संभाग के ही जिले हो जाते हैं। फिर बाकी और 3 कौन कौन से हैं? एमएमएसी है, यानी मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, फिर खैरागढ़ छुईखदान गंडई, और इधर राइट साइड से देखें तो फिर गरियाबंद। यह 10 जिले अभी नियत नेल्लानार के अंतर्गत शामिल हैं। बाकी 23 जिलों में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न विभागों की योजनाएं जो है अलग अलग, उनको एक साझा मंच पर लाकर पात्र हितग्राही हैं उन तक 100% लाभ सुनिश्चित करना। हितग्राही मूलक जो 31 प्रमुख हितग्राही मूलक योजना है, इनके संतृप्तिकरण का कार्यक्रम होगा।
अब यह हितग्राही मूलक योजना क्या होती है? हितग्राही मूलक योजनाएं वे होती है यानी व्यक्तिगत योजना या फिर जिनसे परिवार को लाभ होना है, जैसे पेयजल मिशन हो गए आपके, या फिर पेंशन जो भी योजनाएं हैं वो हो गई, राशन कार्ड बनाया जा रहा है, जॉब कार्ड बनाया जा रहा है, या फिर आप पारिवारिक योजनाओं के अंतर्गत देखिए पीएम आवास योजना है, शिक्षा के अंतर्गत जो भी योजना है, स्वास्थ्य के अंतर्गत जो भी योजना है, इनको हितग्राही मूलक योजनाएं बोला जाता है। हितग्राही मूलक योजनाएं यानी किसी व्यक्तिगत रूप से उनको लाभ पहुंचाना या फिर पारिवारिक रूप से लाभ पहुंचाना। कहीं पर हम सड़क बना रहे हैं या औद्योगिक पार्क यहाँ पर हम विकसित कर रहे हैं, वो सामुदायिक योजना के अंतर्गत आती है, इससे पूरी कम्युनिटी लाभान्वित होगी। परंतु यदि आप एक राशन कार्ड बनाएंगे तो उसके अंतर्गत परिवार को लाभ होगा, ना कि पूरे समुदाय को। पेयजल मिशन या इसके अंतर्गत यदि आप नल प्रदान करेंगे, नल कनेक्शन वगैरह किसी को देंगे तो उसके अंतर्गत परिवार को लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार से जब रोड बनेगा तो पूरे गांव का विकास, इसलिए इनको सामुदायिक योजना और यहाँ पर हितग्राही मूलक योजना की बात हो रही है। तो अभी भी क्या होता है, जो रिमोट लोकेशन हमारे अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत है, वहां भी कई योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं पहुंच पाती है, उनको नहीं मालूम होता है कि ये योजनाएं भी चल रही हैं, और यदि योजनाएं भी चल रही हैं तो उनको लाभ कैसे उठाना है यह उनको नहीं पता होता है, कहाँ पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है वो भी उनको नहीं मालूम होता है। तो ये सारी योजनाएं वहां पर हितग्राहियों की पहचान की जाएगी, उनका पंजीकरण की जाएगा और उनको इसके द्वारा लाभान्वित किया जाएगा। यही मुख्यतः योजना है सुघर छत्तीसगढ़ अभियान। यह क्या है, तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था भी इसमें की जाएगी, यानी चिप्स द्वारा एक डैशबोर्ड बनाया गया है, रियल टाइम यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा सकती है हर जिलों की उच्चाधिकारियों द्वारा। पता चलता रहेगा कि किन किन जिलों में कितने विकास खंडों में अधिकारियों ने दौरा किया है, वहाँ का डेटाबेस कैसा तैयार हुआ है, यह सब अभी हमको यहाँ से पता चलेगा। इन डिटेल्स को देखते हैं। कार्यान्वयन की त्रिस्तरीय रणनीति बनाई गई है। प्रथम चरण क्या है, सर्वेक्षण एवं मानचित्रण। ग्रामवार यानी प्रत्येक जिले में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण यहाँ पर किया जाएगा, डेटा मानचित्रण किया जाएगा, कितनी योजनाओं के बारे में किनको जानकारी है, कितने लोग इस योजना द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं, कितनों को नहीं पता है, किन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, इन सब का यहाँ पर सर्वेक्षण किया जाएगा, डेटा तैयार किया जाएगा। पीडीएस के अंतर्गत जिनको राशन वगैरह मिल रहा है उनका भी डेटाबेस, जिनको नहीं मिल रहा है उनका भी डेटाबेस, विभागीय आंकड़े यहाँ पर पहचान की जाएंगे और इन परिवारों की पहचान करके योजनावार बेसलाइन तैयार की जाएगी कि कब तक इनको पंजीकृत करके फायदे पहुंचाने हैं। द्वितीय चरण संतृप्ति शिविर। अब चूंकि यहाँ पर हमारा डेटा तैयार हो चुका है तो अब इनका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण ये सब किया जाएगा। इनको योजनाओं से जोड़ करके आवश्यक दस्तावेज इनके बनाए जाएंगे, यदि नहीं है तो बन गए हैं तो इनको सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आप देखते होंगे ना, आपके घर में यदि कभी कोई नल कनेक्शन लगाने आया तो आधार कार्ड यहाँ पर पंजीकरण होना चाहिए, बिना आधार कार्ड के नल कनेक्शन नहीं हो सकता है। अब किसी का यदि आधार कार्ड ही नहीं बना है या फिर पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत किसी को खाद्य सामग्री चाहिए, उसका राशन कार्ड ही नहीं बना है, तो यहाँ पर ये समस्या ना हो इसलिए पहले यहाँ पर इन आवश्यक दस्तावेजों का निराकरण किया जाएगा, इन आवश्यक दस्तावेजों का निर्माण किया जाएगा और वो एक बार बन गया तो सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तृतीय चरण फिर समीक्षा एवं मूल्यांकन। सतत निगरानी की जाएगी, समीक्षा मूल्यांकन किया जाएगा कि ऐसा क्यों था कि उनको वहां तक नहीं पहुंच पाया, जागरूकता कार्यों में कहाँ पर कमी रह गई और कितने ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिनको नहीं मालूम होगा। इस प्रकार की यहाँ पर समीक्षा मूल्यांकन वगैरह की जाएगी। फिर वही ट्रायल एंड एरर द्वारा फिर से नई योजना बना करके इन जो भी लूप होल्स हैं उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। तो यह इस प्रकार से 3 इसके कुल चरण है सुघर छत्तीसगढ़ अभियान के। तो ये आपको याद रखना है, 23 जिलों में ये जो 10 जिले हैं नियर नीलानार वाले वो शामिल नहीं होंगे, यानी बस्तर संभाग के साथ फिर आपका एमएमएसी जिला यानी मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़, छोखदान, गंडई और गरियाबंद, ये 10 जिलों को छोड़ करके बाकी 23 जिलों में यह लगाई जाएगी। अगला देखते हैं हम सक्षम नीति। यह 2022 से ही चल रही है। इसकी प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष अभियान चलाया गया है 1 से 30 जून 2026 तक, यानी जून महीने में इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया था। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह संचालित अभियान है। यह अभियान क्या है, जो भी हमारे आप रोड वगैरह में देखेंगे, यदि कोई गरीब बच्चे हैं जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं उनका गुजर बसर चल रहा है, या फिर आप देखते होंगे जो बाल श्रम कर रहे हैं, छोटे मोटे काम जो लगे हुए हैं, जैसे आप ठेलों में जाएंगे, रेहड़ी में जाएंगे, या फिर कचरा बीनने वाले जो हैं, या फिर जो आप देखते होंगे सिग्नल वगैरह पर भिक्षावृत्ति करके जो जी रहे हैं, या फिर जो नशे वगैरह में लुप्त हो गए हैं, इस प्रकार के जो बच्चे हैं 15 साल 16 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको वहां से उनकी वहां पर पहचान करना, उनको सही रास्ते पर वापस लाना, यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सक्षम नीति अभियान है। इसके अंतर्गत जून महीने में मुख्यतः विशेष अभियान चलाया गया था। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, बच्चों का पुनर्वास, शहरों में, चौराहों में, रेहड़ी पटरी फुटपाथ इन पर रहने वाले बच्चे हैं, इनका स्थायी रेस्क्यू करना। अब ये बच्चे कहाँ से आते हैं, आप समझ सकते हैं कि घर में यदि घरेलू हिंसा हो रही है, उससे परेशान हो गए तो भाग गए। यदि सौतेले माता पिता यदि कोई है, सौतेली माता है, सौतेले पिता है, या फिर इनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हो रही है, पिता जो है वह नशे का आदी है, या फिर और किसी प्रकार से इन पर मारपीट ज्यादा हो रही है, घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं,
इस प्रकार के बच्चे क्या है, जनरली घर से भाग जाते हैं और फिर इनके पास कोई काम, तो क्योंकि ये शिक्षित है नहीं, छोटे अलग हैं, तो इनको काम कैसे होगा, इनके पास काम नहीं होगा तो इनके पास पैसे नहीं होंगे, तो शहरों में, चौराहों में, या फिर रेहड़ी पटरी, रेलवे स्टेशन के आसपास, या फिर कचरा बीनने वाले काम में जैसे लग जाते हैं, उनका स्थायी रेस्क्यू करना। फिर इनकी जो कठिन परिस्थिति होती है उनसे इनको मुक्ति दिलाना, जैसे बाल श्रम हो रही है, भिक्षावृत्ति ये कर रहे हैं, कचरा बीन रहे हैं, या फिर गलत संगति के कारण नशे में पड़ गए हैं, तो उनसे इनको मुक्ति दिलाना, नशा मुक्ति केंद्र वगैरह में भेजा जाता है, या फिर जो अशिक्षित है उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करके स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता है। और फिर इस प्रकार से इनकी पहचान कर इनको मुख्य धारा में वापस ला करके या काउंसलिंग वगैरह करके, यदि कोई बीमार है तो मेडिकल जांच करके, यदि कोई परिवार गुम हो गया है, परिवार से मिलना चाहता है तो परिवार से मिला करके, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उपायों से बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनको जोड़ा जाता है। इनको संरक्षण पुनर्वास सेवा प्रदान की जाती है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत चलाई गई थी सक्षम नीति के अंतर्गत। तो यह जो अभियान है आपको याद रखना है, वह 2022 से ही चल रहा है, परंतु हर साल क्या होता है, 1 या 2 महीने चयनित करके विशेष अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें बहुत तेजी के साथ इस अभियान को संचालित किया जाता है, कैंप वगैरह लगाकर। शैक्षणिक पहल जस्ट लर्न की हम बात करते हैं। जस्ट लर्न, ये आप समझ गए होंगे, जस्ट लर्न ये जशपुर की बात है, इसलिए यहाँ पर जस्ट लर्न नाम रखा गया है। जशपुर जिले में ही यह संचालित किया गया था जून 2026 में। फरसाबहार विकास खंड में एक छोटे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चालू किया गया था, बाद में पूरे जशपुर जिले में लॉन्च किया गया, फिर इसे छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में लॉन्च किया जाएगा, अभी नहीं किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या था, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के मन से गणित का डर दूर करना है, खेल खेल में उनकी गणितीय क्षमता को मजबूत करना है। बच्चे क्या है, गणित सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डरते हैं, पहाड़े वगैरह याद नहीं हो रहे, ठीक स्कूल में भी टीचर वगैरह से यदि वो डर रहे हैं, या घर में पालकों से डर रहे हैं पूछने के लिए, तो इनको क्या है, फोन पर इनको पढ़ाया जाता है, ट्यूशन वगैरह ना भेज करके टीचर जो है इनको फोन पर ही पढ़ाते हैं, बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं किस प्रकार से गणित सीखा जा सकता है। यही है जस्ट लर्न पहल, घर बैठे गणित की पढ़ाई करवा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं, स्कूल के अलावा घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से नियमित रूप से गणितीय मार्गदर्शन दिया जाता है। किन के द्वारा दिया जाएगा, टीचर्स के पास टाइम उतना होता नहीं, तो ये जो डाइट प्रशिक्षु होते हैं, यानी जो कि बीएड वगैरह कर रहे हैं, जिनको ट्रेनिंग वगैरह लगती है ना, वो जो होते हैं वो फोन के द्वारा इन बच्चों को सिखाते हैं, इनसे उनकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और बच्चों का सीखना भी हो जाएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के अंतर्गत जो प्रशिक्षु छात्र छात्राएं या फिर जो शिक्षक हैं जिनकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, या फिर जो खाली हैं, या फिर जो इच्छुक हैं, वो सीधे फोन कॉल के जरिए बच्चों को जोड़ घटाना, गुणा भाग, पहाड़े जैसी बुनियादी गणितीय संक्रियाएं सिखाते हैं। तो यह शुरू किया गया था जशपुर के फरसाबहार विकासखंड में, जशपुर में फिर यह लॉन्च किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया जस्ट लर्न, और ये जून 2026 यानी इसी महीने जून में ही यह लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति लाई गई है, इसका अनुमोदन किया गया है 23 जून 2026 को, यानी मंजूरी मिल गई है इसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट, यानी जो घरेलू अपशिष्ट होता है, कृषि अवशेष जैसे पराली वगैरह हो गए, या फिर कोई पुराने पैरा वगैरह रखे हैं, पुराने अपशिष्ट रखे हैं, सड़ गए हैं, वे अवशेष। फिर प्रेस मड, ये आपके शुगर मिल से निकलता जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसकी बात हो रही है। पशुओं के गोबर हो गए, इनका वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन में बदलना, यह मुख्य हमारा उद्देश्य है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देखो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है छत्तीसगढ़ की। फिर घरेलू वेस्ट निकलेंगे ही, सब्जी फल वगैरह के जो वेस्ट होते हैं, गीला कचरा जिन्हें बोलते हैं। फिर छत्तीसगढ़ में कई जो हमारे शुगर मिल्स हैं उनसे ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, प्रेस मड, पशुओं के गोबर है, इनका प्रबंधन करके इनको गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। उसके लिए कंप्रेस्ड बायोगैस नीति का अनुमोदन कर दिया गया है। उत्पादन क्षमता इससे क्या होगी, प्रतिवर्ष लगभग 1.65 लाख मेट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वह उत्पादन होगा। यह बहुत बड़ा अमाउंट है, 1.65 लाख मेट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस। इससे आप समझ सकते हैं लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा गैस सिलेंडर जो है वो फिल किए जा सकते हैं एक साल में। एक जो गैस सिलेंडर होता है हमारा 20 kg का होता है, यदि आपको मालूम होगा, तो यह 1.65 लाख मेट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस, आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा यह क्वांटिटी है। और जो लक्ष्य रखा गया है अंजोर विजन 2047 के अंतर्गत, उसमें 5 लाख टन कंप्रेस्ड बायोगैस का लक्ष्य रखा गया है। क्रियान्वयन एजेंसी इसकी कौन होगी, तो छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास प्राधिकरण CBDA, छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी क्रियान्वयन एजेंसी होगी। और इस प्रशासनिक समन्वय की देखरेख कौन करेगा, ऊर्जा विभाग। अब यह तो हुई हमारी कंप्रेस्ड बायोगैस नीति, टारगेट वगैरह की बात। यह ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कैसे होगा उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं कि ग्राउंड लेवल पर यह इंप्लीमेंट कैसे होगा। देखिए क्या होगा, हमारे यहाँ कचरा तो है ही, तो ये करेंगे क्या, यह जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं या कि ऐसी कंपनीज हैं जो बायोगैस वगैरह उत्पादन कर सकती, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकती, उनको इनवाइट करेंगे छत्तीसगढ़ में कि आप आइए यहाँ पर प्लांट लगाइए, हमारी नीति के अंतर्गत ये छूट आपको दी जाएगी, जमीन में छूट, भाई बिजली में छूट, टैक्स वगैरह में छूट।
तो आप आइए, बायोगैस प्रोड्यूस कीजिए, बेचिए और लाभ कमाइए। ऐसे करके इन कंपनीज को इनवाइट किया जाएगा। अब कंपनीज को इनवाइट किया जाएगा तो इनको कुछ ना कुछ छूट भी देना पड़ेगा। तो ये छूट कौन कौन सी है, इसी की हम यहाँ पर बात करते हैं। नेट SGST छूट, यानी स्टेट GST से इनको छूट मिलेगी। यानी जैसे सपोज IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या BPCL है, ये आई यहाँ पर, इन्होंने अपनी कंपनी यहाँ पर लगा दी, बायोगैस यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पर बायोगैस उत्पादन हो रहा है। एक बार बायोगैस प्रोड्यूस होने लग गया तो ये अब इन्हें क्या करेंगी, कमर्शियली बेचेंगी। तो जब इन्हें बेचेंगी तब इस पर क्या लगेगा, GST। GST के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल GST और एक होता है स्टेट GST। तो ये स्टेट GST छत्तीसगढ़ ने अपनी तरफ से माफ कर दिया है, तो केवल उन्हें सेंट्रल GST पे करना होगा। आप जानते होंगे यदि 100 रुपए GST लगती है तो उसमें आधा जाता है सेंटर को, आधा जाता है स्टेट को। तो स्टेट ने यह माफ कर दिया, केवल 50 रुपए दो। यानी कम क्या है, इनकी गैस सस्ती हो जाएगी, ज्यादा बिकेगी, कंपनी को ज्यादा फायदा होगा और इन्हें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो डबल फायदा है इससे। तो कमर्शियल उत्पादन शुरू होने की तिथि से 12 वर्षों तक स्टेट GST में इन्हें 100% छूट होगी, यानी स्टेट GST इन पर 1% भी नहीं लगेगा। फिर विद्युत शुल्क में छूट मिलेगी। नए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, इन लगाने वाले उद्योगों को उत्पादन शुरू होने से 12 वर्षों तक बिजली शुल्क से पूर्ण मुक्ति होगी। बिजली शुल्क क्या होता है, मतलब बिजली बिल जीरो नहीं हो जाएगा। इस पे क्या होता है, कई जैसे आपके मशीनरीज लगती हैं बड़ी बड़ी, उनके कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का चार्ज आएगा उस पर अलग से, ये क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पज से है इसलिए इन पर एक सर्टेन % ऑफ अमाउंट अलग से बिजली शुल्क लगता है। जो प्योर बिजली बिल है, जो ये मशीन चलाएंगी उनका तो यूनिट काउंट होगा, उनका बिजली बिल ये भुगतान करेंगे, पर इसके ऊपर अतिरिक्त जो बिजली शुल्क लगता था इंडस्ट्रियल, वो इन पर नहीं लगेगा। केवल ये जितना विद्युत लेंगे उसका इनको चार्ज करना होगा, दैट्स इट। तो यह बिजली शुल्क से पूर्ण मुक्ति 12 वर्षों तक मिलेगी। फिर स्टाम्प ड्यूटी छूट, यह भी मिलेगी। भूमि शेड बिल्डिंग खरीदने पर या फिर लीज लेने पर 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट। जैसे कोई जमीन खरीदते हैं, लीज पर लेते हैं, तो उसका सर्टेन % जो है वो स्टाम्प ड्यूटी के रूप में दिया जाता है। जैसे 1 करोड़ की आपने जमीन लीज पर ली और इस पर छत्तीसगढ़ सरकार का ऐसा प्रोविजन है कि 7% आपको स्टाम्प ड्यूटी देना होता है लीज के लिए, तो 7 लाख रुपए इनका लग जाएगा स्टाम्प ड्यूटी के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हें भी माफ कर दिया है 100% स्टाम्प ड्यूटी की छूट, भूमि शेड बिल्डिंग खरीदने या फिर लीज लेने पर। फिर डाइवर्जन और रजिस्ट्रेशन फीस पर छूट, भूमि के डाइवर्जन 50 एकड़ तक और रजिस्ट्रेशन फीस में भी 50% की छूट है। डाइवर्जन क्या होता है, यदि कंपनी देखी कहीं पर जमीन और वह लीज पर लेना चाह रही है किसी से, अब चूंकि वह जमीन का रजिस्ट्रेशन है, वह रजिस्ट्रेशन एक फार्मिंग लैंड के रूप में हुआ है, यानी ये कृषि भूमि है, ऐसा सरकार के पास रिकॉर्ड है। इसको क्या होता है, इंडस्ट्रियल लैंड के रूप में उसको कन्वर्ट कराना होता है, डाइवर्ट कराना होता है, इसे बोला जाता है भूमि डाइवर्जन। तो यह जो भूमि डाइवर्जन होता है फार्मिंग से इंडस्ट्रियल में, उसके लिए भी फीस लगती है। तो यह जो फीस है यह बिल्कुल माफ कर दिया गया है। भूमि के डाइवर्जन में कोई फीस नहीं लगेगी, परंतु ये 50 एकड़ तक है। 50 एकड़ के ऊपर आप जाएंगे तो यदि आप कोई जमीन डाइवर्जन करेंगे तब आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा। हालांकि इसके भी बहुत सारे तोड़ निकल आते हैं कि इस प्रकार से यदि 100 एकड़ की भी जमीन लेनी है तो तोड़ तोड़ कर ये ले लेंगे 50-50 कर, ठीक, अलग अलग मालिकों के नाम से। खैर ये सब अलग बात है, परंतु सरकार की तरफ से भूमि के डाइवर्जन में यहाँ पर छूट मिलती है, साथ में रजिस्ट्री फीस में भी 50% की छूट। तो यह सब कंपनियों को इतने सारे फायदे यहाँ पर गिनाए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। नेट SGST छूट है स्टेट GST से, फिर बिजली शुल्क में छूट है, स्टाम्प ड्यूटी में छूट है, भूमि डाइवर्जन रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह में छूट है। अब इसके मुख्य स्तंभ हम देख लेते हैं कि इस नीति के मुख्य 6 स्तंभ क्या है। तो बुनियादी ढांचे के लिए सरकारी यहाँ पर सहायता दी जाएगी। कोई कंपनी आ रही है यहाँ पर प्लांट सेटअप कर रही है तो यहाँ पर बुनियादी ढांचे के लिए भी सरकारी सहायता इनको प्रदान की जाएगी। फिर फीड स्टॉक जैसे कच्चा माल है, गोबर पराली, इन सब की मजबूत सप्लाई चेन जो है सरकार द्वारा बनाई जाएगी। अब नगर निगम जो है कचरा इकट्ठा कर रहा है, यह बोला जाता है ना गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करो, तो ये नगर निगम क्या करेगा, जितने गीले कचरे हैं पकड़ करके इनको पकड़ा देगा कि आप लोग भाई बायोगैस इससे बनाओ। फिर प्लांट स्थापना, उनके सुचारू संचालन में सरकारी मदद दी जाएगी। उनका सुचारू संचालन यानी क्या होगा, यहाँ पर एक ग्रीवियंस है, इनको किसी प्रकार की शिकायत है, कोई लाइसेंस लेना, एक जो बोलते हैं ना वन विंडो पोर्टल टाइप का बना दिया, वन विंडो बना दिया कि यहीं पर आपको जितने लाइसेंस लेने हैं, जितने क्लैरिफिकेशन लेनी है, जो भी शिकायत है, सब यहीं पर आप आओ। एक ही खिड़की में, एकल खिड़की जिसको बोला जाता है, एकल खिड़की योजना, एक ही खिड़की में आप आओ, सारी चीजें यहीं पर सबमिट करो, यहीं से आपको समाधान मिलेगा। फिर बायोगैस उत्पादन, सह उत्पाद जैविक खाद का प्रबंधन। अब बायोगैस, इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। फिर परिवहन क्षेत्र में कंप्रेस बायोगैस मांग उपयोग को बढ़ावा देना। बायोगैस बन गया तो सरकार क्या करेगी, वाहन में इनके उपयोग को बढ़ावा देगी, घर के रसोई ईंधन के रूप में इसको बढ़ावा देगी। निजी निवेशकों को आकर्षित करना, जितने ज्यादा निवेशक आएंगे, जितने ज्यादा प्लांट लगेंगे, उतने ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे, उतने ज्यादा यहाँ के यूथ को फायदा होगा। अब ये जो पॉइंट है इसकी हम बात करते हैं। इसके लिए आपको जानना है बायोगैस बनता कैसे। जो भी हमारा गीला कचरा है उसको यहाँ पर हमने इकट्ठा कर लिया एक डाइजेस्टर में, किसी भी प्रकार का बायोमास है, इसमें
पानी डाल दिया और ऊपर से इसको सील पैक कर दिया। तो ये यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट बन जाता है। एक वैक्यूम क्लीनर हमने लगा दिया, पूरे एयर यहाँ से हमने निकाल दी। तो ये क्या है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया है एनारोबिक, जिसे अवायवीय अपचयन बोला जाता है, फर्मेंटेशन, एनारोबिक यहाँ पर रेस्पिरेशन होगा, इसके फलस्वरूप यहाँ पर गैस बनेगी मीथेन। और यह मीथेन जो अलग यहाँ पर एक सिलेंडर होता है या फिर आप बोल लीजिए कोई और टाइप का यहाँ पर इक्विपमेंट होगा, वहां पर ये गैस कलेक्ट कर ली जाती है। तो जब ये गैस बन जाएगी, कलेक्ट हो गई, तब यहाँ पर कुछ और इसका जो अपशिष्ट बच जाता है, कचरा, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो, बिल्कुल इसे हम खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, एक बार बायोगैस बन गई तो ये जो यहाँ पर हमारे पास खाद बनेगा वह हम किसानों को दे देंगे, सरकार इसको सब्सिडी में लेकर के किसानों को प्रदान कर देगी। तो एक तरफ से कचरा लेगी, फिर एक तरफ से कचरा देगी, फिर जैविक खाद वापस लेगी और किसानों को प्रदान कर देगी। इसकी बात यहाँ पर ये हुई है 4th पॉइंट। तो आशा आपको ये क्लियर हुआ होगा पूरा कंप्रेस्ड बायोगैस नीति। इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपको 12 जो है मुख्यतः याद रखना है। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 वर्षों के लिए छूट है, इसमें भी 12 वर्षों के लिए छूट है, इसमें भी 100% छूट है, तीनों में 100% छूट है। ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर अगला देखते हैं, अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना। इस योजना प्रारूप को मंजूरी दी गई है 23 जून 2026 को। इस तिथि से यह जो है शुरुआत इसकी की जा रही है। उद्देश्य क्या है, गांवों के पारंपरिक हाट बाजार है उनका आधुनिकीकरण करना है, स्थानीय उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा, विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना है, ग्रामीण उद्यमी, महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और बिचौलियों से मुक्त यहाँ पर बड़ा बाजार उपलब्ध कराना, यह इसके मुख्य उद्देश्य है। आप गाँव वगैरह में जाएंगे, हाट बाजार आप देखेंगे, वहां पर क्या करते हैं लोग, चटाई अपने साथ लाएंगे, उसे बिछाएंगे और वहीं पर खरीद बिक्री शुरू हो जाती है। पानी गिरा या फिर और किसी प्रकार की समस्या हुई तो उनके पास वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है। तो ये योजना क्या है, ऐसे हाट बाजारों को आधुनिक बनाएगी। आधुनिक कैसे बनाएगी, यहाँ पर एक बड़ा सा शेड बना दिया इन्होंने इस प्रकार का, यहाँ पर लाइन से सब्जी वाले बैठ रहे हैं या फिर जो हमारे मोची भाई वगैरह हैं वो सब यहाँ पर बैठ रहे हैं, ना ही अपनी दुकान भी लगा ले रहा है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पर शेड की व्यवस्था कर दी गई, तो चाहे पानी हो चाहे तपती धूप हो उसमें ये अपनी दुकान चला सकते हैं। फिर और क्या हो सकता है, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर हमने प्रदान कर दिया। यदि कोई एक दिन सब्जी बेचा, उसकी सब्जी बची रह गई या फिर फूल बचे रह गए, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर रख दें अपने नाम से, अगले दिन आए फिर निकाले और उसे फिर बेचना शुरू। नहीं तो क्या अगले दिन तक भाजी वगैरह आप जैसे जानते होंगे सड़ जाती है पानी वगैरह लग करके, वो फिर किसी काम की नहीं रह जाती। इस प्रकार की व्यवस्था इनको होगी तो इनके लिए लाभप्रद होगा। इस प्रकार से क्या होगा, हाट बाजारों को आधुनिक बनाया जाएगा। इसी के लिए यह योजना लाई गई है, अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना। अब इसके योजना को क्रियान्वित कैसे किया जाएगा, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो इसमें पहले बनाए जाएंगे सृजन केंद्र, ग्रामीण शिल्पकारों बुनकरों के लिए, बुनाई शिल्प हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए। यही बात यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शेड की व्यवस्था कर दी जाएंगे, यहाँ पर ये बैठेंगे, साथ में इनको क्या कुछ आधुनिक मशीन दे देंगे। जैसे कुम्हार है तो इनको इलेक्ट्रॉनिक चौक दे दिए, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से घूम रही है यहाँ पर, ये अपने मिट्टी के सामान बनाएंगे। या फिर जो हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे, सिलाई जो मशीन है वो हमने इनको प्रदान कर दी। इस प्रकार से बेहतरीन हस्तशिल्प, कढ़ाई बुनाई वगैरह को बढ़ावा मिल गए। फिर प्रसंस्करण इकाइयां बनाई जाएंगी, राइस मिल हो गए, दलहन तिलहन मिल हो गए, जो दलहन तिलहन है उससे तेल निकल रहे हैं, राइस ब्राइन ऑयल निकल रहा है, या फिर आपके सरसों तेल वगैरह निकल रहे हैं। डेयरी इकाइयां यहाँ पर स्थापित की जा सकती हैं। ठीक, ये हो जाते हैं हमारे प्रसंस्करण केंद्र। सेवा केंद्र, जैसे हमने कोल्ड स्टोरेज की बात की, सोलर ड्रायर वगैरह हमने इनको प्रदान कर सकते हैं, टमाटर मिर्ची वगैरह सुखाने के लिए। फिर कृषि उपकरण मरम्मत केंद्र, कोई कृषि उपकरण बिगड़ गए, ट्रैक्टर बिगड़ गया या फिर इनकी हल वगैरह किसी भी प्रकार के कृषि उपकरण, ड्रोन बिगड़ गए, तो उपकरण मरम्मत केंद्र भी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। विपणन एवं आपूर्ति केंद्र यानी बिक्री केंद्र की यहाँ पर बात हो रही है। स्थानीय उत्पादों को बड़े शहरों कंपनियों के खरीदारों को जोड़ने के लिए मार्केट लिंकेज व्यवस्था, ई नाम यदि आप जानते होंगे, यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स को नामित किया जा सकता है, इनके प्रोडक्ट्स को लिंक किया जा सकता है। तो ऑनलाइन व्यवस्था हो गई, एक जिले से दूसरे जिले में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा ना, कोई बढ़िया यहाँ पर कढ़ाई बुनाई कर रहा है, बहुत बढ़िया, यहाँ के कपड़े चलने लग गए, तो इनको ई नाम में जोड़ दिया, लिंक कर दिया और फिर दूसरे जिलों से भी इनको ऑर्डर मिलने लग गए। या फिर कोई आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मधु पालन, जैसे शहद वगैरह की बिक्री हो रही है, शहद पालन मधु पालन को बढ़ावा मिल रहा है, शहद इकट्ठा कर रहा है, वो बेचना चाह रहा है दूसरे जिलों में, यहाँ पर ई नाम द्वारा या फिर और इस प्रकार के कई ई कॉमर्स, ई मार्केट वगैरह जो है उन पर इनको नामित करके लिंक कर सकते हैं। अटल डिजिटल केंद्र बनाया जाएगा, डिजिटल सेवा, बैंकिंग, सरकारी योजना, इनकी ऑनलाइन पहुंच और आधुनिक सहायता देने के लिए। इनसे क्या होता है, आधार सत्यापन वगैरह काम हो सकते हैं। फिर ये एक माइक्रो एटीएम की तरह काम करता है, अपने आधार कार्ड से आप 10,000 रुपए तक की यहाँ पर से निकासी कर सकते हैं। इस प्रकार के अटल डिजिटल केंद्र यहाँ पर बना दिए जाएंगे। तो ये सारी अटल आजीविका समृद्ध हाट योजना के अंतर्गत इतने यहाँ पर प्रोविजन है।
ये सारी योजनाएं जब आप सुनते होंगे तो लगता होगा कि ये योजनाएं बहुत अच्छे हैं, वाकई में योजनाएं बहुत अच्छी रहती हैं, पर परेशानी हमारी यहाँ पर होती है कि इम्प्लीमेंटेशन वैसा नहीं हो पाता। कारण चाहे जो भी हो, रेक्टपिज्म हो, भ्रष्टाचार हो, या और किसी अन्य प्रकार की इम्प्लीमेंटेशन हो, क्या है जब हम योजना बनाते हैं तो हमको ग्राउंड लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है कई बार वही नहीं पता होती। इसलिए क्या है, अब जैसे एक ही गांव में 2-3 जगह हाट बाजार लग रहे हैं, 2-3 गांवों को मिलाकर एक जगह हाट बाजार लग रहा है, किसी गांव में हमको लगाना है तो वो बोल रहे हैं कि हमारे गांव में भी लगाओ। तो इस प्रकार कई प्रकार की चैलेंजेस आते हैं, तो हमको जब योजना इंप्लीमेंट करने जाते हैं तब हमें पता चलती है कि ये चैलेंजेस हैं, इसलिए डिले भी हो जाता है, करप्शन वगैरह का इशू तो है ही। तो इस प्रकार से क्या होती है, योजनाएं बहुत अच्छी है पर इनका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इसमें हम बेनिफिट्स देखते हैं, लाभ क्या क्या होगा। ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिल जाएंगे। फिर मौसमी पलायन पर रोक लगेगी कि एक मानसूनी आपके क्लाइमेट में तो कृषि कार्य कर लिया, परंतु फिर उसके बाद किस सीजन में क्या, तो वहां पर ये चीजें काम आ सकती हैं। हस्तशिल्प को बढ़ावा, या फिर हमारे कुम्हार का काम हो गया, या और किसी अन्य प्रकार के काम हो गए, वो सारी चीजें यहाँ पर बढ़ावा इनको मिल सकता है। तो पलायन नहीं होगा। पलायन आदमी करता क्यों? कमाने खाने के लिए। वह जब उनको अपने ही घर के आसपास मिलेगा तो क्यों पलायन करेगा। स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा, उपज के सही दाम इनको मिलने लगेंगे। इस योजना के लिए नोडल विभाग बनाया गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ सरकार को। और यह जो नोडल विभाग है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत काम करेगा, और साथ में जो बीबी जी राम जी है इसके साथ यह मिलकर काम करेगा। जैसे शेड बनाना है किसी प्रकार का, यहाँ पर और कोई संरचना बनानी, कोल्ड स्टोरेज इस प्रकार का हमको बनाना है, संरचना बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है, तो वहाँ पर बीबी जी राम जी मनरेगा टाइप की जो स्कीम आई है उसको यहाँ पर लिंक करके उनके द्वारा यह तैयार किया जाएगा। तो इनको भी फायदा है, हमारा इंफ्रा भी बन गया, और इनको राशि प्रदान कर दी जाएगी आजीविका मिशन के तहत। इस प्रकार से विभिन्न योजनाओं को लिंक करके यह तैयार किया जाता है। छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल कार्बन कृषि जिला बनने वाला है धमतरी। तो छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल कार्बन कृषि जिला बनेगा धमतरी। मॉडल कार्बन कृषि जिला मतलब जो कृषि होती है उसमें कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो, इसके लिए प्रयासरत है धमतरी जिला। यानी धमतरी जिले में जितने भी कृषि कार्य होंगे उनका कहना यह है जिला प्रशासन का कि यहाँ से कार्बन उत्सर्जन मिनिमम होगा, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है मॉडल कार्बन कृषि जिला। इसके लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया धमतरी जिला प्रशासन एवं एक संस्था है जलवायु प्रौद्योगिकी संस्था पृथु के नाम से, इन दोनों के मध्य जो है एमओयू साइन हुआ है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए निवेश होगा, और इसके 2 परिचालन स्तंभ होंगे। लागू यह होगा 2 स्तंभों के रूप में, यानी 2 चरणों में यह लागू होगा, आप बोल सकते हैं। मृदा कार्बन संवर्धन परियोजना के रूप में पहला चरण होगा लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, और यह भी 2 चरणों में लागू होगा। इसमें फोकस होगा कम जुताई, जैविक खाद्य माध्यम से CO2 सोख मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने पर। और फिर AWD यानी अल्टरनेट वेट एंड ड्राई धान उत्पादन परियोजना, यह लागू होगा 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। अब आप इसको समझिए कि यह है क्या। यह है ऐसी क्षेत्र, यह है ऐसा चीज जैसे आप खेती कर रहे हैं, आपने बीज रोपाई वगैरह किया, तो इसमें क्या होता है जनरली मानसूनी सीजन में तो ठीक है, बाकी अदर टाइम में भी आप देखें तो खेत में हमेशा पानी भर करके रख दिया जाता है। यह आपकी फसल है, थोड़ा बहुत इसमें अंकुरण आया है, और ये यहाँ पर क्या पूरे पानी भरे रहते हैं। ये जब पानी भरे रहेंगे अंदर तो यहाँ पर हवा नहीं जा पाएगी। हवा नहीं जा पाएगी तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करने लगते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ पर से क्या बनती है, मीथेन गैस। यह मीथेन गैस रिलीज होगी। मीथेन में आप देखिए क्या है, कार्बन। कार्बन एमिशन होगा जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। सब बोल रहे हैं कार्बन एमिशन कम करना है, तो हमको क्या करना है, यह मीथेन गैस कम यहाँ पर बने। मीथेन गैस कब कम यहाँ पर कब बनेगा, जब यहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं होगी। तो यही चीज यहाँ पर लागू की जाएगी। क्या लागू किया जाएगा कि हम यहाँ पर पानी भरकर ना रखें। इसमें क्या करें, जब हमको जैसे हमने रोपाई की या फिर जो फसल पकने का टाइम है उस समय पर तो हमको जरूरत होती पानी वगैरह भरने की, तब हमने पानी भरा और कुछ समय बाद इसको सूखने देंगे, इसमें और सिंचाई नहीं करेंगे। जब ये सूख जाएगी, मिट्टी में नमी बिल्कुल सूख गई जमीन के स्तर तक, इतनी कि इसमें मिट्टी में नमी बनी हुई है, हल्की फुल्की दरार हमको कहीं पर दिख रही, तब हम इसमें वापस से सिंचाई कर देंगे। इस प्रकार की जो चीज है इसे बोला जाता है अल्टरनेट वेट एंड ड्राई स्कीम। तो ये क्या, लगातार हम गीला करेंगे फिर सुखाएंगे, फिर गीला करेंगे फिर सुखाएंगे, इस प्रकार की जो चीज होती है इन्हें बोला जाता है अल्टरनेट वेट एंड ड्राई टेक्निक। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीजें की जाएगी, इससे कार्बन एमिशन कम होगा। फिर मृदा कार्बन संवर्धन परियोजना, इसमें फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। जो हम खाद वगैरह यूज करते हैं, यूरिया, DAP, जो कि रासायनिक खाद है जिनके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, यूरिया, DAP, डायमोनियम फॉस्फेट, इन सब के जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। यूरिया, DAP आप डालेंगे तो बहुत ज्यादा वहां से N2O निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या तो कार्बन से भी ज्यादा खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। लगभग आप समझिए 250 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है यह कार्बन से। तो इन
खादों का इस्तेमाल कम करके जैविक खादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए यह मृदा कार्बन संवर्धन परियोजना की बात हो रही है। यानी कुल मिलाकर के हमको करना क्या है, कार्बन एमिशन कम करना है ओवरऑल लाइफ टाइम में। लाइफ टाइम में मतलब जो हमने खाद इस्तेमाल किया उसमें भी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें भी कार्बन एमिशन हो रहा है, उसको भी कम करना है। खाद का इस्तेमाल हम कम करेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो कार्बन एमिशन कम होगा। फिर उसी प्रकार से जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर जो वाटर लॉगिंग वाली चीज है इसको भी सॉल्व किया जाएगा। और इस प्रकार से कई चीजें हैं, जैसे क्या होगा, सोलर पंप को बढ़ावा दिया जाएगा। सोलर पंप को बढ़ावा क्यों दिया जाएगा, क्योंकि जो मैनुअल पंप है, ट्यूबवेल है, उसके लिए हम डीजल पंप यूज करते हैं। डीजल पंप यूज करेंगे तो फिर वही कार्बन एमिशन की बात आ रही है, फॉसिल फ्यूल ही तो है डीजल, फिर कार्बन एमिशन होगा तो इसको भी कम किया जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो कि लागू की जाएगी। उसी के लिए यहाँ पर 5 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। अब आपको ये स्कीम समझ आ गई होगी, आई होप। अब इसको आप पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। मृदा कार्बन संवर्धन परियोजना यह लागू होगा 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 2 चरण में। ठीक, इसमें कम जुताई, जैविक खाद माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड सोख मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने पर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी की गुणवत्ता सुधारी जाएगी ताकि रासायनिक खादों का उपयोग कम हो। फिर इस अल्टरनेट वेट ड्राई टेक्निक द्वारा धान उत्पादन परियोजना यह लागू की जाएगी 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में। जल संरक्षण किया जाएगा पानी के सही प्रबंधन द्वारा। इससे क्या होगा, 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय पहुंचने का अनुमान है किसानों के खाते में। सोलर पंप हमने लगा दिया तो डीजल पर इनको खर्चा नहीं होगा। ड्रोन वगैरह तकनीक से पानी संरक्षण ज्यादा होगा, पानी का ज्यादा इनको बिल नहीं आएगा। इस प्रकार की चीजें हैं। इस प्रकार से यह योजना है, दोनों के लिए लाभकारी है, पर्यावरण के लिए भी और किसानों के लिए भी। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये पहला मॉडल कार्बन कृषि जिला कौन बनेगा, तो धमतरी। इन चीजों में या जैविक चीजों में बहुत ज्यादा आगे है। हर्बल मेडिसिनल पार्क भी आपका, जो हर्बल पार्क है वह भी आपका धमतरी में ही है। जितनी भी इस प्रकार की चीज है पर्यावरण संबंधित, आपको ध्यान रखना है धमतरी में बहुत ज्यादा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एक है धमतरी, फिर बीजापुर, खैर बीजापुर अब छोड़िए, धमतरी आप याद रखिए। रेल नेटवर्क से जुड़ेगा जसपुर। जसपुर में नई रेल परियोजना है, उसको यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई है। इसका रूट क्या है, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा। यह लोहरदगा कहाँ है, यह लोहरदगा है झारखंड में। तो छत्तीसगढ़ जो अब रेल नेटवर्क के माध्यम से छत्तीसगढ़ झारखंड के साथ भी जुड़ रहा है। ठीक, तो इसकी कुल लंबाई है 291 किलोमीटर। ये चीज आपको याद रखनी है। इस साल देखिए आप मेंस में यदि आपने दी होंगी या क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो रेल परियोजनाओं के बारे में एक 8 नंबर का शायद क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ की नई रेल परियोजनाओं के बारे में लिखो। तो ये चीजें आपको करंट अफेयर से मिलेंगी। तो धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा, इससे रेल नेटवर्क जुड़ेगा। फायदा क्या होगा, पड़ोसी राज्य झारखंड से हम जुड़ेंगे। ये लोहरदगा से जुड़ने का क्या फायदा है, लोहरदगा से जुड़ने का फायदा यह है कि यहाँ से रांची बहुत पास है, तो हम एक दूसरे शहर के कैपिटल से जुड़ रहे हैं। मार्केट एक्सिस व्यापारियों को, छोटे उद्यमियों को ज्यादा मिल पाएगा और दूसरे राज्य के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। वहां के भी उत्पाद यहाँ आएंगे, यहाँ के भी वहां जाएंगे। लगभग आपके 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है लोहरदगा और रांची के बीच का। ये रेल नेटवर्क आपस में स्थापित तो है, परंतु लोहरदगा से छत्तीसगढ़ के बीच में अभी तक स्थापित नहीं था, जो अब स्थापित हो जाएगा। तो रायगढ़ से लेकर के, पहले जो है रायगढ़ से जसपुर तक जा पाती थी ट्रेन, और रायगढ़ से होकर के अब रांची तक भी जा सकेगी। तो ये हमारा फायदा होगा। फिर देखते हैं हम साइंस ऑन व्हील्स। 15 जून 2026 को इसका शुभारंभ किया गया ग्राम राखी आरंग से। उद्देश्य क्या है, जो भी ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र के स्कूली बच्चे हैं, ऐसे स्कूल हैं जिनमें लैब नहीं है, महंगे उपकरण नहीं है, उनको भी तो विज्ञान की शिक्षा देनी है। तो उनके लिए ऐसा एक मोबाइल वैन, कस्टमाइज ट्रक या फिर कस्टमाइज बस बना दिया गया है। वहाँ ले जाया जाएगा। वहाँ के स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच, अंतरिक्ष विज्ञान की बातें बताई जाएंगी, रोबोटिक्स जैसे विषयों में उनकी रुचि जगाई जाएगी। कैसे जगाई जाएगी, यह जो हमारा व्हील है, साइंस ऑन व्हील, जो कस्टमाइज ट्रक या बस होगा, इसके अंतर्गत मॉडल्स होंगे। रॉकेट के मॉडल हो गए, जैसे गगनयान के हो गए, चंद्रयान के हो गए। रॉकेट कैसे काम करता है, फिर आप देखते होंगे रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स अलग होते जाते हैं कुछ कुछ समय बाद, तो यह अलग कैसे होता है, इसको ऑडियो विजुअल के माध्यम से दिखाया उनको जाएगा। इस प्रकार से उनको रुचि जगाई जाएगी, बढ़ावा दिया जाएगा, अलग अलग ग्रहों के बारे में बताया जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अंतर्गत आपकी स्पेस किट तो होंगी ही, फिर आपकी जल पर्यावरण किट वगैरह होंगी। ठीक, इसमें जो भी हमारे ऑडियो वीडियो विजुअल सिस्टम होंगे, इस प्रकार से इनको रुचि जगाया जाएगा या फिर इनको प्रेरित किया जाएगा। यह संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद केंद्रीय स्तर की संस्था है। फिर आईआईटी मंडी जो कि आपका हिमाचल में है शायद। फिर इसरो पंजीकृत स्पेस ट्यूटर संस्था द्वारा, ये ट्यूटर संस्था है, स्पेस ट्यूटर संस्था है, इसरो पंजीकृत है, इसके द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, प्रत्येक विद्यालय में 6 घंटे का हैंड्स ऑन विज्ञान प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हैंड्स ऑन विज्ञान प्रशिक्षण का क्या मतलब है,
जैसे ये व्हील वहां पर गया तो 2 घंटे 3 घंटे क्या किया गया, इनके बारे में बताया गया कि ये देखिए ये रॉकेट है, इस तरीके से काम करता है, इस प्रकार से ये अलग होता है। या फिर रोबोटिक्स के बारे में इनको बताया गया कि इस प्रकार से ये चीज़ें असेंबल करके फिर रोबोटिक कार आप बना सकते हैं। इस प्रकार के इनको थ्योरी पहले पढ़ाया जाएगा, फिर 2 घंटे 3 घंटे के लिए इनको छोड़ दिया प्रैक्टिकल करने के लिए कि आप खुद बनाओ, खुद सीखो। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग हो गया। बाकी फिर बच्चे जो भी समय होगा उसमें इनके डाउट क्लियरिंग होगा। तो इसे कंप्लीट रूप से बोला जाता है 6 घंटे का हैंड्स ऑन विज्ञान प्रशिक्षण। तो इस प्रकार से विज्ञान प्रशिक्षण देकर के बढ़ावा देने का काम करेगा विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों को। हीरो की प्राप्ति हुई है महासमुंद में। कहाँ पर से हुई है? तो बलौदा बेलमुंडी ब्लॉक जो कि सरायपाली क्षेत्र में आता है महासमुंद, वहां पर 5 हीरे प्राप्त हुए हैं खनन से। कुल वजन 1.22 कैरेट का है। इससे यह पता चलता है कि उस क्षेत्र में नीचे किम्बरलाइट की चट्टानें हैं, तभी तो हीरा है। किम्बरलाइट की चट्टान नहीं होगी तो हीरा कहाँ से आएगा? तो जब हमको पता है किम्बरलाइट की चट्टान वहां पर है, तो अब वहां पर क्या किया जाएगा? वहां पर ड्रिलिंग की जाएगी। और वह ड्रिलिंग किसके द्वारा की जाएगी? एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड की एक ज्वाइंट वेंचर है एनसीएल के द्वारा। एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड इसका पूरा नाम है। इन दोनों कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर है एनसीएल। इसके द्वारा यहाँ पर ड्रिलिंग की जाएगी और हीरे वगैरह वहां पर कितने हैं, कितनी मात्रा में है, कितनी उसकी शुद्धता है, यह सब उसमें मापा जाएगा। इसके साथ ही देश की पहली निकल कॉपर पैलेडियम संसाधन की पुष्टि हुई है छत्तीसगढ़ के ही भालूकोना में। यह भालूकोना भी आता है आपका जमनेडी ब्लॉक यानी महासमुंद के अंतर्गत। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में थी, आपको याद रखना है। जिला तो याद ही रखना है महासमुंद। फिर मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया गया 15 जून से 14 जुलाई तक। 14वां चरण है यह इसका। इस चरण का लक्ष्य रखा गया था कि लगभग 16 लाख लोगों की मलेरिया जांच की जानी है। इसके लिए 2063 सर्वे दल बनाया गया। फोकस किया गया 2476 गांवों में सर्वेक्षण करने का, 697 उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 36 विकास खंडों में। और इसकी प्रगति क्या है? ऐसे जो मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया जाता है हर 3-4 महीने में एक बार, उसकी प्रगति क्या हुई है? तो 2015 में बस्तर संभाग में जो परजीवी सूचकांक 27.40 था वह 2025 में घट करके 6.98 रह गया है। यानी अच्छी खासी इसमें गिरावट देखी गई है मलेरिया। यह मलेरिया मुक्त। मलेरिया आप देखिए किसी भी विकसित देशों में नहीं पाया जाता है, विकासशील देशों में पाया जाएगा। वो भी मुख्यतः आप देखेंगे ट्रॉपिक कंट्रीज में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मच्छर ज्यादा पनप सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भारत में आप देखेंगे मलेरिया जनरली पाया जाता है। कई कई राज्यों से लगभग जैसे राजस्थान वगैरह है, उन क्षेत्रों में मलेरिया बहुत कम हो गया है। छत्तीसगढ़ में क्योंकि आप देख लें बस्तर संभाग में वन ज्यादा है, थोड़े दलदली क्षेत्र बन जाते हैं, इसलिए वहाँ पर मलेरिया की अभी भी है गुंजाइश। उसको बिल्कुल यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है इसके अंतर्गत। फिर कायाकिंग केनोइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जूनियर एवं सब जूनियर लेवल पर राष्ट्रीय स्तर की। यह आयोजित की गई थी 12 से 14 जून 2026 सेंध लेक नवा रायपुर में। इसका शुभंकर रखा गया था पहाड़ी मैदान। तो यह था नेशनल लेवल कंपटीशन था भाई, जूनियर एवं सब जूनियर लेवल पर इस प्रकार की यह प्रतियोगिता है। बीच में एक बहुत सारी वीडियो भी वायरल हुई थी ना, जिसमें एक छोटा बच्चा ऐसे नाव के ऊपर खड़ा था और वह ऐसा डांस करता था आगे निकलते हुए, वह चीज आपको याद होगा। उसी को बोला जाता है केनोइंग। तो इस प्रकार की यहाँ पर केनोइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी नवा रायपुर में सेंध लेक में। आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है, बिल्कुल वीणा के आकार का इसको बनाने की कोशिश की गई थी। खैर यहाँ पर सहभागिता कितनी थी? 24 राज्यों के एथलीट यहाँ पर आए थे। 800 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, यानी अच्छे बड़े लेवल का यह आयोजन था। ओवरऑल चैंपियन रहा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन आप देखें तो कुल 18 पदक छत्तीसगढ़ ने अलग अलग इवेंट्स में जीते, जिसमें 8 स्वर्ण 3 रजत और 7 कांस्य पदक थे। इसमें मुख्यतः आपको याद रखना है कि आयोजन कहाँ किया गया था? नवा रायपुर में। सेंध लेक नवा रायपुर, गंगरेल वगैरह भी हो सकते हैं आपके ऑप्शन में दिए जाए, परंतु यह सेंध लेक नवा रायपुर में आयोजित किया गया था। पहाड़ी मैना इसकी शुभंकर थी और छत्तीसगढ़ ने कुल 18 पदक जीते। अब बात करते हैं उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की। इसमें कई दुर्लभ जीव देखे गए हैं। भारतीय उस विशाल उड़न गिलहरी जिसे बोला जाता है जायंट फ्लाइंग स्क्विरल, उड़न गिलहरी, ये देखिए उड़न गिलहरी है, यह पाई गई है। रात्रिचर प्राणी नॉक्टर्नल जीव है, यानी रात में जगती है, दिन में काम नहीं करती, रात में जगती है। फिर दुर्लभ जंगली कुत्तों का झुंड यहाँ पर देखा गया। यह है दुर्लभ जंगली कुत्ते, इनका झुंड यहाँ पर देखा गया। फिर मालाबार पाइड हॉर्नबिल की संख्या में यहाँ पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हॉर्नबिल जो है ये मुख्यतः आपके वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं। यह जो भारत का क्षेत्र है ना वेस्टर्न घाट, खास करके ये आपका नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये ज्यादा देखने को मिलती है मालाबार पाइड हॉर्नबिल। मालाबार आप समझते होंगे, जो केरल वाला तट है उसको बोला जाता है मालाबार। इसके समानांतर में जो हमारा वेस्टर्न घाट है वहां पर ये हॉर्नबिल ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मालाबार पाइड हॉर्नबिल। इनकी संख्या छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि वैसा ही क्लाइमेट इनको यहाँ पर भी मिल रहा है। इसलिए रिजर्व में शुरू की जाएगी हॉर्नबिल सफारी। हॉर्नबिल सफारी का मतलब क्या है? यहाँ पर हॉर्नबिल्स को जिस तरीके के पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, जो वो फल खाते हैं, उस प्रकार के यहाँ पर पौधे ज्यादा लगाए जाएंगे ताकि इनकी संख्या और बढ़े।
इसको बोला जाएगा हॉर्नबिल सफारी। फिर यहाँ पर भारत का सबसे छोटा कठफोड़वा भी दिखा गया, कहाँ? जंगल सफारी नवा रायपुर में। यह उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में नहीं, जंगल सफारी नया रायपुर में देखा गया। बाकी ये जो 3 है ये देखे गए थे आपके उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। इसको आपको खासकर याद रखना है, मालाबार पाइड हॉर्नबिल। इसकी सफारी की शुरुआत कहाँ जा रही है, यह आपसे पूछ सकता है। इसकी शुरुआत की जा रही है उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। अब हम कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री शाह ने सीएम हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है। इसका टोल फ्री नंबर है 1076। किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, आधार कार्ड आपका सत्यापित नहीं हो रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, आप इसमें फोन करके कंप्लेन कर सकते हैं, उस समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। फिर देश का पहला जिला जहां सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ड्रोन आधारित कृषि सेवाएं उपलब्ध होंगी, वह है जिला धमतरी। अभी तक क्या है, ड्रोन जो है प्राइवेट जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहां से आप किराए से लेंगे जो किसान है। अब क्या होगा, सहकारी समितियों से भी इनको ड्रोन वगैरह किराए से मिलने प्राप्त हो जाएंगे धमतरी जिला में। और वह हो सकता है इनको अब कंपटीशन मिलेगा जो भी निजी ऑर्गेनाइजेशन है उनको, इससे क्या होगा, दाम जो है वो कम होंगे। फिर यहाँ कहाँ बनने वाला है, अत्याधुनिक रत्न एवं आभूषण पार्क यानी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, यह बनेगा रायपुर में। फिर इस जिले में विशाल सर्व सुविधा युक्त ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा, वह है जिला बिलासपुर। ट्रांसपोर्ट नगर यानी एक बड़ा जगह है जहां पर ट्रक बस इन सब के पार्किंग वगैरह की व्यवस्था होगी, बहुत सारी चीज, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा। राज्य का पहला ऐसा संभाग जिसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट शुरू की है वह है सरगुजा संभाग। नहीं तो अभी तक क्या है, जिलों के होते हैं, अब संभाग के भी शुरू हो गए आधिकारिक वेबसाइट। यहाँ विकसित होने वाला है विश्व स्तरीय हॉस्पिटैलिटी एवं वेलनेस सेंटर जिला रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कोरबा को। फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम स्थान, राज्य में तो पहले स्थान पर है, देश में 112वें या 118वें नंबर कुछ पर है। अब सोचिए कितना पीछे है, और राज्य में पहला एक है। राज्य के फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहला स्थान है कोरबा का। धरती माता बचाओ खेत बचाओ अभियान संबंधित है किससे, जैविक खेती से। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त यह जारी की गई है 20 जून को। 21 जून उसके अगले दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, स्वस्थ आयु के लिए योग, यह थीम रखी गई थी। संग्रह माटी के पंख, यह एक किताब है जिसकी लेखिका है श्रीमती पूजा अग्रवाल। आईपीओ लाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली शासकीय कंपनी बनी है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी यानी CSPTCL की बात हो रही है। फिर छत्तीसगढ़ के एक युवा क्रिकेटर का इंडिया ए टीम के लिए श्रीलंका दौरे के लिए चयन हुआ, इनका नाम है आयुष पांडे। राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में कोंडागांव की बेटी ने कांस्य पदक जीता जिनका नाम है हेमवती। 40 केजी भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए भारत के लिए रजत पदक जीता है श्रीमंत झा ने। बहुत सारे पदक ये लगातार जीत रहे हैं, मुझे लगता है एक साल में ये 40 लगभग 40 तो नहीं पर फिर भी 20-25 पदक तो ये जीत ही जाते हैं। तो यदि कभी क्वेश्चन में पूछे छत्तीसगढ़ के पैरा आर्म रेसलिंग में किन्होंने पदक जीता, आंख बंद करके श्रीमंत झा को मारिएगा, लगातार ये न्यूज में बने। अंडर 18 एशिया कप विजेता खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, ये जो हॉकी टीम थी हमारी अंडर 18 एशिया कप की, उसमें इन्होंने भागीदारी अपनी निभाई थी अभी मानिकपुरी ने। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है, जिला दुर्ग में। बहुत सारे क्रिकेट स्टेडियम बन रहे हैं, अभी एक बिहार में बन गया, एक वाराणसी में बन गया, रायपुर में है, दुर्ग में अलग बनेंगे। फिर हम ओलंपिक की बात करते हैं कि ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आ रहे। इस साल एशियन गेम्स होने वाला है, उसमें भी आप देखना प्रदर्शन कैसा रहता है। पिछले बार तो भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इस साल हम देखते हैं कैसा रहता है। विशेष विद्यालय सार्थक स्कूल के विशेष छात्र का चयन स्पेशल ओलंपिक्स भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में हुआ है, इनका नाम है सत्यांशु दीप धमतरी। स्पेशल ओलंपिक्स यानी जो आप कह सकते हैं स्पेशली एबल्ड जो होते हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि इनको अलग प्रकार की बीमारी होती है ना, दिव्यांग नहीं है, अलग प्रकार की स्पेशली एबल्ड जो होते हैं उनकी अपनी एक अलग ओलंपिक्स होती है जिसको बोला जाता है स्पेशल ओलंपिक। उसमें भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में इनका चयन हुआ था सत्यांशु दीप का, धमतरी से बिलोंग करते हैं। फिर एक योजना है जिनका नया नामकरण कर दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना, इसका नया नामकरण किया गया मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है, तो वह रही बिलासपुर बुल्स। उप विजेता रही रायगढ़ लॉयंस। तीनों संस्करण में या फाइनल में पहुंचे थे बिलासपुर बुल्स शायद, इस साल इन्होंने जीता है, पिछले 2 साल नहीं जीत पाए थे। पिछले साल तो बारिश हो गई थी तो 2 टीमों को एक साथ संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया था, उसके पहले वाले में शायद रायपुर ने जीता था, इस वर्ष जीता बिलासपुर बुल्स ने। विभिन्न महोत्सव तिथियां हम देखते हैं, रामगढ़ महोत्सव आयोजन किया गया 2026 का 29-30 जून को। फिर 41वां चक्रधर समारोह या गणेश चतुर्थी के पर्व पर जो आयोजित किया जाता है, इस साल इसका 41वां संस्करण होगा। 1985 से ये शुरू किया गया, 14 से 23 सितंबर तक यह होगा। नशा मुक्त भारत अभियान प्रदेश में भी चलाया गया 17 से 26 जून तक। फिर खेत बचाओ अभियान जो हमने बात की थी जैविक खेती से संबंधित, 1 से 30 जून तक बीजापुर में यह मुख्यतः चलाया गया था।
तो यह थे हमारे वन लाइनर्स भी। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है जून महीने के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। इस पर बेस्ड 50 बिल्कुल टॉप प्रीमियम लेवल एमसीक्यू के भी वीडियोस इस चैनल में डल गए होंगे, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह जो होते हैं उन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और चैनल यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको लगातार ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियो और अलग सब्जेक्टिव वीडियोस और अलग टाइप की जो आपको जानकारी चाहिए, जैसे कई इंडेक्सेस अलग अलग आते हैं, या फिर यदि न्यूज़पेपर में कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स वगैरह भी आ जाते हैं, उनके भी वीडियो यहाँ पर लगातार डलते रहते हैं। तो इन सब का लाभ उठाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए क्या अच्छा नहीं है, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही और कई अन्य वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।